हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज रेवोल्यूशन। लास्ट सेशन में हमने सिविल वॉर की, कैसे सीपीसी है एंड के एंटी पार्टी है, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में सिविल वॉर होती है, रेवोल्यूशन होती है, आम लोग हैं सीपीसी के फेवर में आ जाते हैं एंड वो भी कम्युनिस्ट के साथ के एंटी गवर्नमेंट के अंगेंस्ट हो जाते हैं, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी विनर होती है एंड वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश करती है। तो आज हम इस सेशन में करेंगे जो चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन थे, इसके क्या मेन कॉजेस हैं एंड इट्स लीगेसी, जिसके क्या क्या रिसर्च निकलते हैं। तो पहले हम करते हैं मेन कॉजेस ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना। जो चाइना की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई है, इसके क्या कॉज हैं। तो फर्स्ट वन आता है वीक रेजिम ऑफ चैंग के शेक। जो चैंग के शेक है केएमटी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर था, जिसकी गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन जो चैंग के शेक है, ये एक बहुत ही ज्यादा वीक लीडर सामने आता है। जब सिविल वॉर हो रही है, इसके बाद इन्होंने यूनाइटेड फ्रंट बना लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जी जापान के साथ लड़ रहे हैं, फॉरेन इन्वेजन हो रही है, लेकिन फिर भी जी कम्युनिस्ट पार्टी को ही अपना दुश्मन मान रहे हैं। जी जापान से ज्यादा किसको अपना दुश्मन मान रहे थे, जी कम्युनिस्ट पार्टी को अपना दुश्मन मान रहे थे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए चैंग की शेक है, इसकी पॉलिसीज की वजह से लोग इसके अंगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि वहां पर जो चैंग की शेक है लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। वहां पर जो इंटरनल प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। फोर गवर्नमेंट्स ऑफ चाइना ये प्रिवेल करी थी। जो जापान है, जापान ने मंचूरिया को कैप्चर कर लिया था, वहां पर उसकी गवर्नमेंट चल रही थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसने नॉर्थ में अपनी सरकार चलानी स्टार्ट कर दी थी। केएमटी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट हो गए थे। इस तरह चार गवर्नमेंट से चाइना में चल रही थी। तो चाइना क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेड हो रहा था, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एंड इसी टाइम पीरियड में जापान इन्वेजन करता है। वैसे तो 1931 में वो मंचूरिया को कैप्चर कर लेता है, लेकिन 37 में सिनो जापानीज वॉर होती है, चाइना और जापान की वॉर होती है, जिसमें चाइना के लोगों की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनके लोगों का बहुत ज्यादा लॉस होता है। जो चैंग के शेक है, इस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही लड़े हैं, उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पावर जापान के साथ लड़ने में नहीं लगाई। इवन की अमेरिका एंड ब्रिटेन है, जितनी भी मैक्सिमम हेल्प है वो चाइना की कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो इनकी हेल्प थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो वीक एंड करप्ट गवर्नमेंट थी। मींस हमारे देश में क्या है, फॉरेनर हमारे ऊपर इन्वेजन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स है आपस में मिलकर काम नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, करप्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। इनके लिए ये भी कहा जाता है कि एक टाइम यूएसए ने जब चाइना पर जापान इन्वेजन कर रहा था, उस टाइम ब्रिज बनाने के लिए फंडिंग की थी, लेकिन क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने उन्होंने आधा पैसा खा लिया और जो ब्रिज है वो भी नहीं बन पाया। तो मीन्स बाहर के दुश्मन आप पर अटैक कर रहे हैं और आपके इंटरनल जो आपके ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पैसा खुद ही रख रहे हैं। तो इस करप्शन की वजह से जापान है, जापान ने चाइना का जो कोस्टल एरिया इसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, जिस वजह से जो चैंग की शेक है इसका अनदर कंट्री के साथ लिंक टूट जाता है, तो इसकी कंडीशंस है और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। नंबर 2, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन चाइना। चाइना में नेशनलिज्म का इमर्जेंस होती है जब डॉक्टर सन जैटसन हैं, इन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी को, सीपीसी पार्टी को फॉर्म किया था। उनके मेन 3 बेसिक प्रिंसिपल थे। कौन कौन से, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिवलीहुड फॉर रिपब्लिक। तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। जो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती थी, जो चाइना है हम सबका है, इस चाइना पर हम सब लोग रूल करेंगे, तो जो प्रॉपर्टी है कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स की ना होकर हम सबकी होनी चाहिए। जब चाइना में 1921 में नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है, उस टाइम इसकी फर्स्ट मीटिंग में ओनली 13 डेलीगेट्स होते हैं, लेकिन इन 1927 में
60,000 से भी ज्यादा इसके मेंबर्स बन जाते हैं। तो जो कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, लोग कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब नेशनलिस्ट पार्टी अमर्ज होती है, इसी केएमटी पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी है वो डिक्लाइन कर जाती है। सबसे पहले सन आते हैं। सन की पॉलिसीज की वजह से जो लोग इनके फेवर में आते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद सिविल वॉर होता है, उस टाइम माओ आते हैं। जो माओ थे, माओ की लीडरशिप के अंडर इसके मेंबर्स और इंक्रीज हो जाते हैं, लॉन्ग मार्च होता है, जिस वजह से लोग कम्युनिस्ट पार्टी को और भी ज्यादा फेवर करने लग जाते हैं। एंड नंबर थर्ड, पॉवर्टी ऑफ द पीपल, लोगों की पॉवर्टी। एक टाइम ऐसा भी आ गया था, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि वहां की जो इकोनॉमी है वो 90% पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी। तो जब पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, अगर हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं थी तो उसके बाद ऊपर से टैक्स बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो इस टाइम लोगों के पास कुछ भी नहीं बच रहा था। तो इस टाइम लोग जो केएमटी पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंगेज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमको अनदर पॉलिटिकल पार्टी को भी चांस देना चाहिए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी की फेवर करने लग जाते हैं, क्योंकि जब हम मर रहे हैं हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, अगर अदर पार्टी है वो आकर हमको कहती है जो रिसोर्सेज है हम सबके हैं, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो हम भी एक बार सोचेंगे कि जो चीज पॉलिटिकल पार्टी कह रही है जिस सही है, तो हम भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी में थी, फ्यूडल लॉर्ड थे, इसीलिए वो लोगों के अंगेस्ट थे। एंड जो पॉवर्टी थी, जी पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कोज बन गई, जिस वजह से जो कि एमटी पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ही लोग इनके अंगेज हुए थे, इनकी पॉलिसीज के अंगेज हुए थे। एंड इस टाइम क्या हुआ, जब जापान है वो भी इस पर अटैक कर रहा है एंड जो इंडस्ट्रीज थी वो भी क्लोज होगी। अब देखिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, इंडस्ट्री सेक्टर में भी। उस टाइम तो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर ही होता था। दोनों सेक्टर्स में क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी एंड इकोनॉमी बहुत ज्यादा कोलैप्स होगी ड्यू टू द वॉर विद जापान। एंड उस टाइम जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके लिए जब 1945 था उसमें क्या था, $1 था, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1710 युआन। लेकिन 1948 में $1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 4,50,000 युआन। इट मीन्स इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा राइज होगी, लोगों में पॉवर्टी इतनी इंक्रीज होगी, लोग अपनी ही सरकार के अंगेस्ट हो गए। जी 3 सालों में वैल्यू इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, तो लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं था। तो इस टाइम जब कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है हम रिफॉर्म करेंगे, लैंड रिफॉर्म की वजह से आपके जो पेट पर खाना है वो मिलेगा, आपके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, तो लोग इसकी फेवर करेंगे ही करेंगे। इस वजह से भी जो चाइनीज रेवोल्यूशन है वो होती है। नेक्स्ट इज करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक तरफ आम लोग हैं जो पॉवर्टी में रह रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है, इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई। उधर से जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भी एड रिसीव करते हैं फॉरेन कंट्री से वो ब्लैक मार्केट में चला जाता है। मीनिंग जो भी पैसा आया लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को हेल्प नहीं की, अपनी जेब में डाल दिया, तो ब्लैक मार्केटिंग है जी इंक्रीज होगी। जो भी फॉरेन एड आती थी आम लोगों तक पहुंच नहीं थी, इस वजह से जो फॉरेन एड है वो भी कम होगी। इसके बाद जो ऑफिशियल थे जो फोर्स एबल टैक्स कलेक्शन करते थे, जितनी भी इनकी प्रोडक्शन हुई है वो प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा कलेक्ट कर लेते थे। इवन की 60-70% जो प्रोडक्शन थी वो एज अ टैक्स ले जाते थे। ऊपर से फ्यूडल लॉर्ड थे, उनको भी टैक्स चाहिए होता था। इस तरह जो टैक्स सिस्टम्स हैं, इस सिस्टम की वजह से क्या हो गया, इस सिस्टम की वजह से लोग चियांग के अंगेस्ट हो गए। चियांग मीन्स जो इसकी एंटी पॉलिटिकल पार्टी है इसके अंगेस्ट हो गए। एंड इस टाइम ही एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी है, नेपोटिज्म है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो
इस तरह लोगों को जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंगेंस्ट जो रेड आर्मी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो ही अच्छी लगने लगी थी। एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट। कम्युनिस्ट मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही थी, जिसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही थी। बाय 1927 इसके 60,000 मेंबर्स बन गए थे। इस पर सोवियत रेवोल्यूशन है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो माओ की बुक है चाइनाज न्यू डेमोक्रेसी, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है, जब ये बुक पब्लिश होती है उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी मेंबरशिप बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से क्या होता है, पूरा नॉर्थ का एरिया है वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आ जाता है, इससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। जब जापान के साथ वॉर हो रही थी उस टाइम जो कि एमटी पार्टी थी और सीपीसी पार्टी थी, इनकी जो वॉर की टेक्निक्स थी वो भी डिफरेंट थी। सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करती थी, जिस वजह से सिविलियंस है उनकी डेथ नहीं होती थी। लेकिन केएमटी पार्टी क्या करती थी, वो जो विलेजेस का पानी है उस पानी में जहर मिला देती थी एंड विलेजेस को आग लगा देती थी ताकि जापान आगे न बढ़ पाए। इसमें जो सिविलियंस हैं उनकी तो भी डेथ हो रही थी। इस वजह से ये एंटी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो रिड्यूस होगी और कम्युनिस्ट पार्टी की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड लास्ट वन इज सपोर्ट ऑफ द सोवियत यूनियन। अगर सोवियत यूनियन सपोर्ट ना करता शायद कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी की जो रेवोल्यूशन है वो हो पाती, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के पास उस टाइम इतने ज्यादा आर्मामेंट नहीं थे। तो आर्मामेंट किसने प्रोवाइड कराई थी, सोवियत यूनियन ने। सोवियत यूनियन खुद तो कम्युनिस्ट थी, इसीलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी को ही फेवर करती थी। जो यूएसए साथ में सोवियत यूनियन रशिया था, इन्होंने क्या कर लिया, मंचूरिया को कैप्चर कर लिया। मंचूरिया किसके अंडर था, जापान के अंडर था। और उसके बाद जापान है 15 अगस्त 1945 को अपने आप को सरेंडर कर देता है। जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है तो उसकी आर्मी होती है, आर्मामेंट्स होती हैं। तो आर्मी और आर्मामेंट्स वो नेशनलिस्ट पार्टी को ना देकर वो किसको देते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये आर्मामेंट अब किसके पास होगी, कम्युनिस्ट पार्टी के पास होगी। तो इनके पास बहुत ही अच्छी टेक्निक के आर्मामेंट्स थे, जिस आर्मामेंट के बल पर उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है इस रेवोल्यूशन को जीता था। तो ये होगी मेन कॉजेस ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना। नाउ legacy और द रिजल्ट ऑफ द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना। जो चाइना की रेवोल्यूशन हुई थी इसके क्या रिजल्ट निकले थे। फर्स्ट वन इज यूनिफिकेशन ऑफ द होल कंट्री। सबसे पहले क्या था, जब 1911 में रेवोल्यूशन होती है उसके बाद जो चाइना है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। 1949 तक क्या होता है, इसके ऊपर 4 गवर्नमेंट्स हैं वो चल रही होती हैं। तो बाय 1950 जो पूरा का पूरा चाइना है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर आ जाता है, एक्सेप्ट हैनन एंड फॉर्मोसा। फॉर्मोसा जिसको आज भी ताइवान कहते हैं और हैनन जो बाद में इसके अंडर ही आ गया था। तो इस तरह जब 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया जाता है उसके बाद पूरा का पूरा कंट्री यूनिफाइड हो जाता है, एक ही गवर्नमेंट है उसके अंडर पूरा चाइना वर्क करना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो फ्रेगमेंटेशन थी वो फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा चाइना क्या हो गया, यूनिफाइड हो गया। नेक्स्ट इज प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1949 टू 1954। जब 1949 में चाइना को इस्टेब्लिश किया जाता है उस टाइम पहले चाइना के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलानी पड़ी, इसीलिए वहां पर क्या था, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाया जा रहा था, यही वर्क कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग ही एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया। तो इसमें लैंड रिफॉर्म्स भी की गई, इसमें लोगों को पूछा गया कि हम कैसे अपनी गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसमें भी जो कम्युनिज्म है इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म। जो लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं वो सिर्फ चाइनीज रेवोल्यूशन की वजह से हुई हैं। जो लैंड रिफॉर्म्स थे इस रिफॉर्म की वजह से डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट मींस डिक्टेटरशिप ऑफ पीसेंट वो इस्टेब्लिश हो जाती है। जो लैंड है पूरी की पूरी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग हो गया जो लैंड
बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे इनके पास से अब इन फ्यूडल लॉर्ड से लैंड ले ली जाती है और उसको विलेजेस में रीडिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जितने भी विलेजेस के लोग हैं और जितनी विलेजेस की लैंड है, लैंड को पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर कर हर एक पर्सन के पास जितनी लैंड आएगी वो उसको दे दी जाती है। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। तो लैंड रिफॉर्म्स कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की वजह से ही आते हैं। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हम लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड था। उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर आ जाता है। इंडस्ट्री सेक्टर में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म किए जाते हैं। जो इंडस्ट्रीज हैं इनको नेशनलाइज किया जाता है। इस टाइम से कहा जाता है कोई भी पर्सन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट बिजनेस है जी नहीं चला सकता। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे वो भी नेशनलाइज्ड हो गए। मीन्स अब वो किसके हो गए, सरकार के हो गए थे। इसीलिए वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। बाद में इस सिस्टम को चेंज भी किया गया, सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है वो प्रिवेल करती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या किया गया कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ किसकी होंगी, सरकार की होंगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड थी। तो जितनी भी एक लिमिट से ज्यादा प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी अब सरकार की हो गई थी। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो भी प्लानिंग थी वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी। वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट प्रिवेल करती है एंड वहां पर जो प्लानिंग होगी सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग होगी। इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहा जाने लगा, जिसमें हर एक डिसीजन है वो डिसीजन क्या होता था, पूरे चाइना पर प्रिवेल करता था, जिसके थ्रू उन्होंने डेवलपमेंट करी थी। देन कम्युनिस्ट सिस्टम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट सिस्टम का मीनिंग है सोशलाइजेशन ऑफ द पर्सन। जो उनकी लाइफ थी, जो लोग थे उनको पूरी तरह कैसे रन करना है इसका डिसीजन कौन लेता था, कम्युनिटी लेती थी। कम्युनिटी क्या होती थी, जैसे 5000 फैमिलीज हैं, इनको एक कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया गया तो वो आपस में मिलकर ही सारा काम करते थे। उनकी कॉमन किचन होती थी। जो भी डिसीजन है कम्युनिटी में ही लिए जाते थे, वहां पर सभी लोग काम करते थे। एंड जो इनके इकोनॉमिक मैटर्स हैं, सोशल मैटर्स हैं, जी भी कौन डिसाइड करता था, कम्युनिस्ट सिस्टम डिसाइड करते थे। लेकिन जो कम्युनिस्ट सिस्टम है 1982 में से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1949 में 85% पॉपुलेशन थी जो इलिटरेट थी। उसके बाद इन्होंने एजुकेशन को स्प्रेड किया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी यही तो कह रही थी जब हम पार्टी में आएंगे, जब हम अपनी सरकार बनाएंगे उसके बाद एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे। तो एजुकेशन है, एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता है। इस तरह जो यूनिवर्सल एजुकेशन है वो अचीव कर पाए हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए कंपल्सरी कर दी जाती है। देन मैरिज लॉ ऑफ 1950 में मैरिज लॉ है वो बनाया जाता है, जिसमें मैन एंड वुमन दोनों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज। जो चाइना है, चाइना क्या बन जाता है, इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। जी 1951 में 52 पे तिब्बत को कैप्चर करना स्टार्ट करता है। इंडिया में भी जो हमारे बाउंड्री एरियाज है उसके साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का एरिया लगा लो, चाहे चीन लगा लो, वहां पर जो चाइना है वो ही कैप्चर कर रहा है। तो मीन्स जो इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी को ज्यादा प्रमोट करने लगा, जो यूनिफाई होने लगा। तो उसके बाद जो डिफरेंट एरिया थे उनको भी जी कहता है जे हमारा ही कंट्री है, हम ही पहले एक कंट्री थे। इस तरह इसकी इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज है वो भी इंक्रीज होने लगी। तो जी होगी लीगेसी और रिजल्ट ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना। तो जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ऑफ चाइना है, इस वजह से जो चाइना है आज के टाइम में सुपर पावर बन चुका है। तो इसके लिए जो नेपोलियन बोनापार्टे हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि पहले से डेंसिटी रूल के अंडर था और डेंसिटी रूल के बाद इसको फॉरेन कंट्री से वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जब चाइना जागता है, मीन चाइना जब इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आता है, अपने आप को डेवलप करता है, तो जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाती है, सुपर पावर की तरफ मूव कर जाती है। इसके लिए नेपोलियन बोनापार्टे ने पहले ही कह दिया था, इन चाइना देयर लाइज अ स्लीपिंग जायंट, let him sleep, for when he wakes he will shake the whole world। मीनिंग वो कह रहे थे
चाइना जब तक इंपीरियलिस्ट कंट्रीज के अंडर है, जब तक डेंसिटी कंट्री के रूल के अंडर वर्क करेगा, तब तक तो जी ठीक है। अगर जे चाइना फ्रीडम को गेट कर गया, जे इंडिपेंडेंट हो गया, यूनाइट हो गया, उसके बाद जी पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। इसीलिए तो आज भी चाइना है जी सुपर पावर बन गया। जब 1949 में जी इंडिपेंडेंट होता है, उसके बाद जो फॉरेन रिलेशंस है इतने डेवलप कर लेता है, एक्सपोर्ट डेवलप कर लेता है, तो इस कंट्री को वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज में से एक कंट्री माना जाता है। तो ये थी चाइनीज रेवोल्यूशन की कॉजेस एंड लीगेसी। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।